जय हिंद एंड वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो है कि हमारा है दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ से एग्जाम में पूरा सब्जेक्टिव में पूछता है कि मिरर फार्मूला सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, तो मिरर फार्मूला हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, दर्पण सूत्र निकल के कैसे आता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। देखिए, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो उसमें जहाँ पे वस्तु रखी हुई होती है वहाँ से दर्पण के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। फिर अगर उसका प्रतिबिंब जहाँ बनता है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ जो फोकस दूरी होता है उसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, जो वक्रता त्रिज्या होता है उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। उसी संबंध को हम लोग मिरर फार्मूला के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो मिरर जो फार्मूला होता है हमारा दर्पण सूत्र होता है, हमें यहाँ पे लिख देते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो आपको सूत्र दिख रहा है, इसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। ये आपका कहलाता है दर्पण सूत्र। ठीक है, अब देख सकते हैं ये आपका जहाँ की F क्या है, फोकस दूरी, F को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, U को बोलते हैं वस्तु दूरी, और V को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। इन तीनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र से दिखाते हैं, उसको मिरर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र कैसे आता है, इसका क्या डेरिवेशन है, कहाँ से निकल के आता है, उसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करने का इसका दो तरीका है। आप अवतल दर्पण लेके भी मिरर फार्मूला निकालेंगे तो यही आएगा, उत्तल दर्पण लेके भी मिरर फार्मूला को सिद्ध करेंगे तो भी यही एक फार्मूला आएगा। ये जो फार्मूला है ये सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए सही मान्य है। ठीक है, चाहे आपका दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए सेमी फार्मूला है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक दर्पण का इस्तेमाल करके हम दर्पण सूत्र को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके दर्पण सूत्र निकालते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी वही फार्मूला आएगा, दोनों से सेम आता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये इसका पॉलिश किया हुआ सतह है उधर वाला, और इधर वाला परावर्तक सतह है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि इस ये हमारा मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पे इस जगह पे कोई एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु को हम लोग O से सूचित करते हैं। ठीक है, बिंदु आकार का कोई वस्तु है यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बताया है, किरण आरेख में बताए थे कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस वस्तु से 2 प्रकार से किरण निकलेगी, फिर दोनों किरण जाके दर्पण में परावर्तित होगी, और परावर्तन के बाद जहाँ पे एक दूसरे से मिलेगी उस बिंदु पर, उस मिलान बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो आइए एक प्रकार से किरण हम इस जगह से एक ऐसे खींचते हैं, यहाँ से मान लीजिए सीधा ऐसे चला, इसी लाइन पे ऐसे गया, जो वक्रता केंद्र होते हुए जा रही है एक प्रकार से किरण। ठीक है, तो अब आपको बताए थे किरण आरेख में कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश से किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौटती है ना। याद कीजिए, ऐसा था कि ये आपका अवतल दर्पण है, एक ध्रुव है, फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद इसी लाइन पे, इसी रास्ते पे वापस लौट जाती है।
सेम चीज़ यहाँ भी है। ये लाइन ऐसे नहीं जाके हम मान लेते ऐसे जा रही है, इस शीशों के गुजरी ना वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से होकर गई, टकराई और टकरा के इसी रास्ते पे वापस चली आई। ठीक है, तो टकराने के बाद वो इसी रास्ते पे वापस चली आई। उसको हम लोग काले रंग से दिखाते हैं, प्रकाश की किरण को। तो एक काला रंग का एक प्रकाश का किरण गया वक्रता केंद्र होते हुए और दर्पण से टकराकर उसी रास्ते पे वापस लौट आया। ठीक है, अब एक और किरण लेते हैं। एक दूसरा प्रकाश का किरण हम मान लीजिए कि ऐसे यहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे गया जाके दर्पण से टकराया। अब ये जो बिंदु है जहाँ पे जाके वो टकरा रहा है, आपतन बिंदु, ठीक है ना, इस बिंदु पे हमारा अभिलंब कैसा होगा? तो अगर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से खींचते हैं। ठीक है ना, तो इस बिंदु पे अभिलंब ऐसे खींचेंगे। सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा, इसको सीधा कर लेते हैं। ये ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। ये जो ब्लू लाइन का आपको दिख रहा है डॉट लाइन, ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से गई ओ से, वस्तु से होते हुए, और यहाँ जाकर दर्पण से टकराई। तो ये जो कोण बन रहा है अभिलंब और आपतन कोण के बीच को, इसको हम लोग अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो सपोज कि ये हमारा आपतन कोण है थीटा। थीटा डिग्री से गई, टकराई और टकरा के वापस परिवर्तित होगी। ठीक है ना, तो मान लीजिए परिवर्तित हो गया, वो ऐसे चली आई। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा आपका, ये भी थीटा होना चाहिए परावर्तन के नियम के हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों कोण थीटा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दो किरण, एक ओ से सीधा गई उसी रास्ते पर चली आई, दूसरा किरण ऐसे गई और इधर चली आई टकरा कर। अब दोनों परिवर्तित किरणें कहाँ पे मिल रही है? तो देखिए एक यहाँ है, एक ऐसे आ रही है, तो इस जगह पे मिल रही है ना, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है आई फॉर इमेज होता है इंग्लिश में, इसलिए हम लोग प्रतिबिंब को आई से दिखाते हैं, और वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए उसको हम लोग ओ से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब था, सॉरी यहाँ पे हमारा वस्तु था और यहाँ हमारा प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब हम सारे दूरी को यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ध्रुव से लेके वस्तु का जो दूरी है उसको हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं, उसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। ये दूरी हमारा यू हो गया। ध्रुव से प्रतिबिंब का जो दूरी है उसको हम लोग, अच्छा ध्रुव से जो सी का दूरी है वक्रता केंद्र का, उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, उसको आर से सूचित करते हैं। और ध्रुव से जो प्रतिबिंब का आई का जो दूरी है, यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो इस दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं और इसको भी से सूचित करते हैं। ठीक है, ये तीनों दूरियां हम आपको दिखा चुके हैं। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको हम साइन कन्वेंशन पढ़ाए हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो U होना चाहिए, देखिए U कहाँ पे है? दर्पण के बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ के लिए हम लोग माइनस साइन, निगेटिव साइन लेते हैं, तो U का चिन्ह निगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे। R भी क्या लेंगे? निगेटिव में लेंगे। और V भी क्या लेंगे? निगेटिव में। क्योंकि तीनों का तीनों दूरी जो है इस ध्रुव से बाएं तरफ है, बाएं साइड में है, तो बाएं साइड के लिए हम लोग माइनस लेते हैं, तो तीनों को हम लोग माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस बिंदु का नाम देते हैं और इसका नाम M है। ठीक है, इस M से एक अभिलंब लेकर आते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, ये ठीक है, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका नाम हम लोग P' दे देते हैं। ये ध्रुव P यहाँ पे है और इसके बगल वाले बिंदु को P' बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम, और अच्छा यहाँ पे इस वस्तु वाले यहाँ के कोण को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, यहाँ वाले कोण को हम लोग बीटा मान लेते हैं, और यहाँ वाले कोण को गामा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज OMP' एक समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि P' पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो त्रिभुज ओ एम पी डैश में, इस त्रिभुज में अगर हम tan अल्फ़ा लिखना चाहते हैं, tan अल्फ़ा, tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, वैसे अगर tan अल्फ़ा लिखेंगे तो tan अल्फ़ा क्या होगा, आधार सॉरी लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो tan अल्फ़ा क्या होगा, आधार लंब बटे आधार होगा। तो इस त्रिभुज में ओ एम पी डैश में, ओ एम पी डैश में हमारा लंब कौन सा होगा, एम पी डैश होगा ना लंब, और आधार ये वाला होगा, ठीक है। तो आधार बटे लंब के हिसाब से, आधार लंब बटे आधार के हिसाब से क्या हो जाएगा, लंब आपका एम पी डैश बाई आधार कितना होगा, ओ पी डैश, ठीक है। tan अल्फ़ा निकल गया। फिर उसी तरह से त्रिभुज इसमें आइए बीटा वाले में आई एम पी डैश, आई एम पी डैश त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज आई एम पी डैश में, इस त्रिभुज में tan बीटा का मान कितना होगा, tan बीटा कितना होगा बच्चों, तो tan बीटा फिर यहाँ भी लंब बटे आधार, तो लंब वही एम पी डैश रहेगा, आधार आपका पी डैश से लेके आई तक, क्योंकि वही यही त्रिभुज ले लेना एम आई पी डैश इस वाले में। तो लंब हो गया एम पी डैश बटे आधार हो गया आई पी डैश, ठीक है। अब त्रिभुज इसमें आइए गामा वाले में सी एम पी डैश में, त्रिभुज सी एम पी डैश में, इसमें अगर हम tan गामा निकालना चाहते हैं, tan गामा का मान क्या होगा, tan गामा लंब बटे आधार, तो लंब एम पी डैश और आधार पी डैश सी होगा, तो एम पी डैश बटे सी पी डैश या पी डैश सी एक ही बात है, ठीक है। तो तीनों त्रिभुज में हम tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसका मान भी रख लेते हैं साथ में या फिर बाद में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये जो दर्पण सूत्र है, ये दर्पण सूत्र, इसमें एक एजम्पशन होता है, एक अवधारणा होता है। अवधारणा क्या होता है कि ये जो सूत्र है ये एक ऐसे दर्पण से निकल के आता है जिसका द्वारक बहुत ही छोटा है। ये जो दर्पण आपको इतना बड़ा दिख रहा है वो हकीकत में इतना बड़ा होता नहीं है, इतने बड़े दर्पण के लिए ये सूत्र नहीं होता है ना। ये जो सूत्र है बहुत ही छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए होता है, ठीक है। तो अगर इस दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा लिया जाए, मतलब कि इतना बड़ा दर्पण नहीं लेके, अगर बहुत छोटा, इतना छोटा दर्पण ले, इतना छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा द्वारक वाला दर्पण लेंगे, तो दर्पण छोटा द्वारक लेने से क्या होगा, देखिए अब ये ऐसे है, यहाँ से ये लंब खींचेंगे, ये अपना कोण बनेगा अल्फा बीटा गामा जो भी होगा। तो अगर द्वारक हम छोटा लेंगे तो ये जो कोण आपको दिख रहा है अल्फा वाला कोण, ठीक है ना, या बीटा गामा, ये जो तीनों कोण है, तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण का मान छोटा होता चला जाएगा, है ना। ये इतना बड़ा है तो अभी कोण यहाँ बन रहा है, और ये चीज़ यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये कोण छोटा बनेगा। तो द्वारक जितना छोटा होगा, है ना, ये दर्पण का द्वारक जितना छोटा होगा उतना हमारा अल्फा बीटा गामा का मान छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए हैं कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा रहे, ठीक है, तो छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए जो वहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे जहाँ हम F = R/2 ये वाला फॉर्मूला आपको बताए हैं, F = R/2 ये वाला फॉर्मूला सिद्ध करने में आपको बताए थे। वहाँ पे थीटा कौन था यहाँ पे, तो tan थीटा, थीटा और साइन थीटा तीनों का मान बराबर हो जाता है जब थीटा बहुत ही छोटा रहे, ठीक है। तो यहाँ भी अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लिया जाएगा तो दर्पण का द्वारक छोटा लेने से क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान बहुत ही छोटा होगा, और जब कोण का मान बहुत छोटा रहेगा, ठीक है ना, तो tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा तीनों क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें अगर ये थीटा है, ये आपका लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है, तो अगर इस थीटा का मान बहुत ही छोटा होगा तो इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा और बराबर हो जाएगा थीटा। तीनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है ना। थीटा, sin थीटा, tan थीटा तीनों का मान बराबर हो जाता है, ठीक है।
इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये अगर देखिए ये चीज़ अगर आपको समझ में यहाँ पे नहीं आ रही है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देखिएगा, जहाँ हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध सिद्ध करके दिखाए हैं। वहाँ F=r/2 फार्मूला सिद्ध करने में आपको यहाँ अच्छे से बताया गया उस वीडियो में कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप मैथमेटिक्स के हिसाब से इतना जानिए कि अगर द्वारक बहुत छोटा रहेगा तो ये अल्फ़ा बीटा गामा का मान बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटे कोण के लिए tan अल्फ़ा बराबर हो जाता है, tan बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा, और tan गामा गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दर्पण के बहुत ही छोटे द्वारक के लिए, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा रहेगा तो क्या होगा, तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा के, tan बीटा बराबर हो जाएगा बीटा के, और tan गामा बराबर हो जाएगा गामा के। यहाँ नीचे तक आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है ना। तो ये तीनों आपका क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए द्वारक छोटा होने पे एक और फ़ायदा होगा, क्या होगा कि अगर मान लीजिए लंब अभी M से लेके P तक है, अगर ये बहुत छोटा रहेगा तो मान लीजिए लंब हम यहाँ से अगर खींचते हैं तो ये जो P' से घसक के यहाँ चला आएगा, और छोटा लेंगे तो P' और घसकता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे हम द्वारक छोटा लेंगे ये जो P' है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये P' के बहुत ही क्लोज, बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। तो जब छोटा द्वारक रहेगा दर्पण का तो छोटे द्वारक में के लिए क्या होगा, इतना, तथा यहाँ लिख देता था छोटे द्वारक के लिए जो P' होगा वो P के बहुत ही करीब आ जाएगा। ये जो बिंदु आपको दिख रहा है P' लंब जो M से P' आया हुआ है, अगर ये दर्पण का द्वारक छोटा लेंगे तो ये P' P के नज़दीक पहुंच जाएगा। जैसे देखिए अगर इतना बड़ा दर्पण है, ठीक है, यहाँ से हम लंब खींचते हैं तो यहाँ पे आता है ये P है हमारा, ये P'। अगर यहाँ से लंब खींचेंगे तो देखिए P' और उधर गया ना, और छोटा लीजिए तो P' और उधर चला जाएगा, और छोटा लेंगे तो ऐसे करते करते क्या होगा, P' P के बहुत ही नज़दीक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बहुत छोटे द्वारक के लिए इतना सारा बात होगी। tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा, tan बीटा बीटा के बराबर, tan गामा गामा के बराबर, और P' P बिंदु के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएगा, करीब पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ से जो tan अल्फ़ा है उसको हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, tan बीटा को सिर्फ बीटा लिख सकते हैं, और tan गामा को सिर्फ गामा लिख सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तब देखिए जो tan अल्फ़ा था वो सिर्फ अल्फ़ा बन जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा M P' बाई OP', ठीक है। M P' बाई OP', देखिए कहाँ पे है, OP', अच्छा जब P' P के काफ़ी नज़दीक है तो हम लोग P' को P लिख सकते हैं, तो हम OP' ना लिख के सिर्फ P लिख लेते हैं, ठीक है। MP बाई OP, यहाँ भी MP बाई P' को P लिख लेंगे। तो देखिए OP, O से लेके P का दूरी क्या है हमारा, वस्तु दूरी है ना, वस्तु जहाँ पे रखा हुआ O बिंदु पे, तो P से O का जो दूरी है उसको वस्तु दूरी बोल रहे हैं, U बोलते हैं। तो MP बाई क्या हो जाएगा, U, ठीक है। और चूँकि आपको बताएं कि हम यहाँ इन तीनों का जो मान रखेंगे उसके उचित चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो चूँकि U का जो दूरी है ये P से ध्रुव से बाएं तरफ है, तो इसलिए हम लोग इसका साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है ना। MP बाई माइनस U, माइनस के रिलेशन में आया चिन्ह परिपाटी के हिसाब से U, R और V तीनों दूरी इस P के बाएं साइड में है ना। देखिए यहाँ पे ध्रुव है आपका, ध्रुव के बाएं साइड में है तीनों, तो बाएं साइड के लिए हम लोग माइनस लेते हैं, और अगर यही चीज़ दाहिने साइड रहेगा तो वहाँ पे हम लोग प्लस लेते हैं। यहाँ पे चूँकि बाएं साइड में है तो U का मान माइनस में लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं उस तरह से tan अल्फ़ा हो गया, अगर बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, tan बीटा को सिर्फ बीटा लिख सकते हैं, tan बीटा बीटा के बराबर है तो tan बीटा की जगह पे बीटा लिख देंगे।
तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम पी डैश बाई आई पी डैश है, एम पी डैश बाई आई पी, सॉरी एम पी बाई आई पी हो जाएगा, क्योंकि पी डैश को हम लोग पी लिख रहे हैं, ठीक है। तो एम पी बाई आई पी, और यहाँ से एम पी बाई आई पी देखिए कहाँ पे है, आई पी, ध्रुव से आई का दूरी यानी प्रतिबिंब का दूरी, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, तो हो जाएगा भी। और भी चूंकि बाएं साइड में है तो यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग, माइनस, चिन्ह परिपाटी के साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस लेंगे। उस तरह से गामा बराबर क्या हो जाएगा, टेन गामा बन जाएगा गामा, तो गामा बराबर हो जाएगा एम पी, पी डैश की जगह पी लिख लेंगे, तो एम पी बाई सी पी डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी पी, ठीक है। और ये एम पी बाई सी पी, देखिए सी पी क्या है, सी पी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग आर बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो एम पी बाई सी पी की जगह लिख लेंगे आर, और आर भी क्या है, इस ध्रुव के बाएं साइड में है, तो आर का भी चिन्ह क्या होगा, माइनस, ठीक है, निगेटिव लेंगे। चलिए, तो अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से निकल गया। अब हम लोग पहले, आप जगह नहीं है चूँकि, अब आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे और बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए, हम त्रिभुज एम ओ सी में देखते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज एम ओ सी में आप बाह्य कोण के बारे में जानते होंगे कि कोई मान लीजिएगा अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये उसका बाह्य कोण है, बहिष्कोण है, इसका यहाँ पे मान लीजिए कोण, मान लो कुछ भी है कि अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, ठीक है। तो ये जो इसका मान कितना होगा, बाहरी वाला कोण का, बाह्य कोण का मान कितना होता है, तो किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है उसका मान उसके सम्मुख जो अंतर कोण है उन दोनों का योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मान हम लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के बराबर हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल अब यहाँ पे करना है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का चीज़ है, आपको आना चाहिए, ये तो फिर भी हम बता ही दिए हैं। अब देखिए, एम ओ सी में, एम ओ सी में ये जो गामा है, ये गामा इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए एम ओ सी में गामा क्या होगा, इस एम ओ सी के लिए बाह्य कोण का काम करेगा, है ना, ऐसा बन रहा है ना। यहाँ पे एम है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे सी है, ये आपका गामा है जो बाह्य कोण होगा, ये अल्फा है और ये आपका थीटा है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में गामा इक्वल टू क्या, अगर गामा का मान लिखना चाहे कि बाह्य कोण का, तो गामा इक्वल टू कितना लिखेंगे, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा होगा ना, सामने वाले अंदर कोण के दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा, तो गामा इक्वल टू होगा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज इसमें आइए एम सी आई में, ठीक है ना, त्रिभुज एम सी आई में, एम सी आई में क्या होगा, एम सी आई में यहाँ पे देखिए बीटा जो कोण है, देखिए इसको मिटा देते हैं। एम सी आई में ये एम है, यहाँ सी है, आई है, यहाँ पे सी के पास गामा है, यहाँ थीटा है और यहाँ पे आपका क्या है, बीटा कोण है। ऐसा ही बनना है एमसीआई। तो इसमें बीटा का मान क्या होगा, गामा प्लस थीटा होगा ना, अंदर वाले दोनों सामने के जो कोण होगा उसको जोड़ के बराबर होगा बाह्य कोण। तो एमसीआई में बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका गामा प्लस थीटा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो अपने सम्मुख आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए इस तरह से लिखा गया। अब मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों समीकरण में थीटा को हटा दीजिए, है ना, थीटा को काट कूट के हटा दीजिए, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जब थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे,
दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए तो थीटा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या होगा, गामा माइनस बीटा बराबर थीटा थीटा आपस में कट जाएगा तो बचेगा अल्फा माइनस गामा। अब गामा वाले को एक जगह कर लीजिए, तो ये गामा जब इधर आएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो गामा प्लस गामा मिलकर हो जाएगा 2 गामा। 2 गामा इक्वल टू बीटा को उधर भेज दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये निकल गया। अब हम पहले से अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, इसी अल्फ़ा बीटा गामा का मान इसमें ला कर रख देंगे तो हमारा इक्वेशन जो दर्पण सूत्र है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए 2 गामा, गामा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, देखिए गामा इक्वल टू क्या है, एम पी बाई माइनस आर है ना, तो गामा की जगह पे लिखेंगे एम पी बाई माइनस आर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम पी बाई माइनस यू, एम पी बाई माइनस यू प्लस बीटा है, बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम पी बाई माइनस बी, एम पी बाई माइनस भी। ठीक है, चलिए तीनों का मान हमने रख दिया यहाँ पे। अब एम पी तीनों में है तो ये कट जाएगा आसानी से, तो बच गया आपका -2 बाई आर इक्वल टू -1 बाई यू, और प्लस माइनस मिलके ये माइनस हो जाएगा, -1 बाई भी। ठीक है, अब देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस तीनों कट जाएगा आपस में, तो और इस 2 को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई आर बाई 2, ये जो 2 ऊपर है उसको नीचे लेकर आ गए। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। माइनस से प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस तीनों में है तो तीनों में से माइनस कॉमन लिए और ये माइनस कट गया, तो सब आपका क्या होगा, सब का सब प्लस में आ गया। ठीक है, तो r बाई 2 है। अब देखिए r बाई 2 को हम जानते हैं, इससे पहले वाले आपको क्लास से पढ़ाया है कि f इक्वल टू क्या होता है, r बाई 2 होता है ना, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध है, तो r बाई 2 के जगह पे हम लोग f लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी। ये जो फार्मूला निकल के आया, यही फार्मूला को हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यही है हमारा दर्पण सूत्र, यहाँ पर लिख देते हैं। जहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी, u वस्तु दूरी और v प्रतिबिंब दूरी, पहले भी लिख चुके इस चीज़ को। अब इस फार्मूला में ये जो तीनों चीज़ आपको दिख रहा है, f, u और v, इन तीनों चीज़ों को जब भी हम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय, तो इन तीनों का साइन जरूर रखेंगे। ठीक है ना, यानी इनको चिन्ह के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। कौन जो प्लस होगा तो उसको प्लस रखा जाएगा, जो माइनस होगा उसको माइनस रखा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण दिया रहेगा तो यहाँ तो तीनों माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण रहेगा तो वहाँ पे जो प्लस में होगा उसको प्लस में रखेंगे, जो माइनस में होगा उसको माइनस में रखेंगे। यानी इन तीनों चीज़ों को जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उनके प्रॉपर चिन्ह के साथ, उचित जो चिन्ह होगा उनको चिन्ह के साथ इस्तेमाल करना है, चिन्ह के बिना इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो ये निकल के आया आपका दर्पण सूत्र। इस सूत्र को आपको याद रखना है। ये सूत्र कैसे सिद्ध होता है, कैसे बनता है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था आपका दर्पण सूत्र। अब हम लोग देखिए, अब हम चाहे तो इस दर्पण सूत्र को, ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण से भी इसको हम सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप चाहेंगे, अगर आपका विचार होगा कि हम इसको अवतल से तो हो गया, उत्तल दर्पण से भी मिरर दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाएं,
तो आप कमेंट में करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका डिमांड नहीं होगा तो हम फालतू का एक ही चीज़ को 2 बार क्यों बताएं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो आपके कमेंट के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार हम दूसरा वीडियो इसका बना देंगे, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि आपको अवतल दर्पण से ही सिद्ध कीजिए या उत्तल दर्पण से ही सिद्ध कीजिए। एग्जाम में सिर्फ पूछेगा आपसे कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाइए, तो आप कोई भी एक दर्पण उठा लीजिए, या तो अवतल या उत्तल, और उसको वहाँ से फॉर्मूला सिद्ध कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले स्लाइड का है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ पे एक चीज़ आप लिख लीजिए नोट करके, कि जहाँ U, V तथा F को उनके उचित चिन्ह के साथ उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो चिन्ह परिपाटी में आपको चिन्ह बताया गया है उसके अनुसार इन तीनों का चिन्ह हमेशा इस्तेमाल करेंगे, बिना चिन्ह के नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका दर्पण सूत्र, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इससे फिजिक्स से रिलेटेड सारा वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप इस दर्पण सूत्र का उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम दूसरा वीडियो जरूर बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।